दोस्तों, वेटिकन के देश के बारे में कभी आपने सुना है? एक इतना छोटा सा देश जिसका पेरीमीटर बस 2 किलोमीटर है और उसकी आबादी सिर्फ 764 लोगों की है। फिर भी इस छोटे से देश का उठना बैठना वर्ल्ड लीडर्स के साथ है और पूरी दुनिया में इसका कंट्रोल इतना स्ट्रांग है कि इसके सामने बड़े बड़े देश झुक जाते हैं। चाहे वो अमेरिका और क्यूबा का झगड़ा सुलझाना हो या कोल्ड वॉर्स के समय देशों को इन्फ्लुएंस करना हो, वेटिकन ने सब पर अपनी छाप छोड़ी है। ज्यादातर लोग वेटिकन को उसके एडोरेबल आर्ट्स, फेमस पोप और फॉर्मल स्विस गार्ड्स के लिए जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उसी वर्ल्ड फेमस चर्च के नीचे कुछ और छुपा है, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो किसी भी बैंकर को जेलस कर दे, एक ऐसी सीक्रेट पावर जो बड़ी ग्लोबल पावर्स को भी टक्कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतना छोटा सा देश होने के बावजूद वेटिकन ये सब कैसे कर पाता है। पर दोस्तों, हम पहले कुछ कॉमन मिथ्स दूर करते हैं। जब हम वेटिकन की बात करते हैं तो हम अक्सर दो कनेक्टेड एंटिटीज की बात कर रहे होते हैं। एक है होली सी और दूसरा है वेटिकन सिटी स्टेट। होली सी कैथोलिक चर्च की सेंट्रल गवर्निंग बॉडी, ये पूरे वर्ल्ड में उनका मॉरल और स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये इंस्टीट्यूशन सदियों से चली आ रही है। और दूसरी ओर वेटिकन सिटी स्टेट, ये एक छोटा फुल्ली सॉवरेन नेशन है जहां होली सी फिजिकली बेस्ड। इसका ऑफिशियल बर्थ 11 फरवरी 1929 को हुआ जब इटालियन किंगडम के साथ लेटरन ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी ने होली सी को अपना टेरिटरी और लीगल सिस्टम दिया और साथ ही होली सी को यह फ्रीडम भी मिला कि वो बिना किसी देश के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सहयोग कर सकता है। वेटिकन सिटी सरप्राइजिंगली काफी छोटा है। यह सिर्फ 121 एकड़ में फैला हुआ है। ओवरऑल लैंड और पॉपुलेशन के मामले में यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसे हम लोग 1 घंटे से भी कम टाइम में पैदल नाप सकते हैं। अपने इस छोटे से आकार के बावजूद वेटिकन फुल्ली सॉवरेन इलेक्टेड मोनार्की है। देश का प्रमुख पोप होता है। वो 2 रोल में होता है, एक रिलीजियस हेड और एक पॉलिटिकल हेड। उसके पास हाईएस्ट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है और एक बार पोप इलेक्ट होने के बाद मरते दम तक सेवा करता है या फिर तब तक जब तक वो खुद से ना रिजाइन कर दे। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो पोप की पावर्स इस छोटे से देश तक सीमित नहीं थी। हजारों से भी अधिक वर्षों तक पेपर स्टेट ने सेंट्रल इटली के ह्यूज पार्ट को कंट्रोल किया था, जो आज के इटली के लाजियो, उम्ब्रिया, मार्के और इमिलिया रोमाग्ना है। पेपर स्टेट का मतलब ऐसे स्टेट जहां पोप राज करते थे। एक मेजर सेक्युलर पावर के रूप में उन्होंने आर्मीज रेगुलेट की, टैक्सेस कलेक्ट किए और यूरोपियन पॉलिटिक्स में सेंट्रल रोल प्ले किया। लेकिन जब 1870 में इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो पोप ने अपनी सेक्युलर पावर्स खो दी और इसी के साथ वो वेटिकन तक ही सीमित हो गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि अपनी टेरिटरीज लूज करने के बावजूद भी वेटिकन कभी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि कुछ मायने में तो और पावरफुल हो गया। उसने अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए क्रिएटिव अप्रोच यूज किया। हार्ड पावर्स जैसे आर्मीज और टैक्सेस का सहारा ना लेते हुए सॉफ्ट पावर्स का उपयोग किया। सॉफ्ट पावर्स जैसे मॉरल अथॉरिटी, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और एक अनमैच्ड ग्लोबल नेटवर्क। जब एम्पायर्स बन रहे थे, टूट रहे थे, तब वेटिकन एक इंस्टीट्यूशन बना रहा था। ये जनरेशंस तक रिलेशंस, नॉलेज और इन्फ्लुएंस कलेक्ट करता रहा और इसी कारण वर्ल्ड हिस्ट्री में एक यूनिक एंटिटी ऐसी है जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी एक स्टेट की तरह काम करती है और उसके पास वो बेनिफिट्स भी है जिसकी एक नॉर्मल देश कल्पना तक नहीं कर सकता।
वेटिकन का गवर्नेंस सिस्टम रोमन कुरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और इंस्टीट्यूट फॉर द वर्क्स ऑफ रिलीजन, जिसे वेटिकन बैंक भी बोलते हैं। सिक्योरिटी को संभालते हैं फेमस स्विस गार्ड्स, जो पोप की भी रक्षा करते हैं, और साथ ही कॉर्प्स ऑफ जनdarmerie, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है, एक सोवरेन स्टेट होने के बावजूद भी वेटिकन के पास कोई जेल नहीं है। जो भी सीरियल क्रिमिनल्स होते हैं वो इटली के जेल्स में भेज दिए जाते हैं। और शॉकिंगली 1963 के बाद वेटिकन सिटी में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। इसका रीजन सिंपली यह है कि वेटिकन के अंदर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, और यहाँ सिटीजनशिप होली सी की सर्विस पर बेस्ड होती है, ना कि बर्थ पर। यह छोटा सा सोवरेन देश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इटालियन और लैटिन। लोगों के अंदर वेटिकन को लेकर एक अलग ही मिथ है। लोग सोचते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे, इंडस्ट्रीज चलती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। वेटिकन की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म, म्यूजियम की एंट्री फीस और पोस्टेज स्टैम्प और कॉइन्स की सेल्स पर टिकी हुई है। और इसमें एक खास बात यह है कि इटालियन सिटीजन्स अपने टैक्सेस का 8% हिस्सा डायरेक्टली वेटिकन को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वेटिकन, जिसका साइज लगभग एक छोटे से शहर से भी कम है, वो देश 183 देशों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है। सोचिए, ये नंबर यूएस और चाइना जैसे सुपर पावर से भी ज्यादा है। आश्चर्य की बात यह है कि उसके पास ना तो हेवी आर्मी है, ना ऑयल और नॉन न्यूक्लियर पावर। फिर भी उसको दुनिया भर का रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन कैसे मिल पाता है? दोस्तों, इसका जवाब छुपा है वेटिकन के यूनिक डिप्लोमेटिक सर्विस में। नॉर्मल देश के फॉरेन मिनिस्टर बस अपने नेशनल इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन वेटिकन के डिप्लोमेट्स, जिन्हें नंसियो बोला जाता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं पीस, मॉरल अथॉरिटी और ह्यूमन राइट्स को। इस अप्रोच से वो ऐसे जगह और लोगों तक पहुंच जाते हैं जिन तक ऑर्डिनरी देश के डिप्लोमेट्स पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते। सोचने वाली बात यह है कि वेटिकन की डिप्लोमेसी सिर्फ मेडिएशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन्होंने इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज नाम के एक कंसेप्ट को मास्टर किया है। हर हफ्ते दुनिया भर के प्रीस्ट, बिशप्स, कार्डिनल्स रोम को रिपोर्ट्स भेजते हैं, और ये सब रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें पॉलिटिक्स, सोशल टेंशन, इकोनॉमी सब कवर होता है। इसका मतलब वेटिकन के पास एक रियल टाइम इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जिसे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कॉपी नहीं कर सकती। मान लीजिए, अगर आपको जानना है कि किसी देश के गांव में फायरिंग चल रही है या नहीं, और सपोज वहां पर टावर भी ना हो, तो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा? इसका जवाब आपको वहां के लोकल प्रीस्ट से मिल सकता है। यह नेटवर्क कोल्ड वॉर में काफी तगड़ा साबित हुआ था। जब सीआईए और केजीबी स्पाई गेम्स में फंसे थे, उस वक्त वेटिकन के प्रीस्ट डिटेल रिपोर्ट्स भेज रहे थे। उनका रिपोर्ट पॉलिटिकल पर्जेस, सोशल इकोनॉमिक मेल्टडाउन, सोशल अनरेस्ट सब कुछ कवर करता था। और यह सब इंफॉर्मेशन वेटिकन को कभी कभी गवर्नमेंट से भी पहले मिल जाया करती थी। और वेटिकन ने इस जानकारी का इस्तेमाल न केवल दुनिया को समझने के लिए किया, बल्कि बेहद चतुराई दिखाते हुए दुनिया को शेप करने के लिए भी किया। वेटिकन अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को अपने अलाइज में चुपके से बताया करता था। सिर्फ अकेले एक प्रीस्ट इंफॉर्मेशन की बौछार कर देता था। है ना ये एक इंटरेस्टिंग बात? दोस्तों, अब देखते हैं वेटिकन के मेडिएशन का एक एग्जाम्पल। साल था 1962। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बड़ा टकराव चल रहा था। सोवियत संघ ने चुपचाप क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करना शुरू किया, और अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना। सोवियत के नेता निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के नेता जॉन एफ कैनेडी दोनों उस वक्त एक ही इंसान पर भरोसा कर रहे थे, और वो था पोप जॉन 23।
वेटिकन देखते ही देखते एक सीक्रेट बैक चैनल बन गया था, क्योंकि दोनों सुपर पावर जानते थे कि पोप का मकसद सिर्फ एक है, और वो है ग्लोबल डिस्ट्रक्शंस को बचाना। और ये सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले 2014 में यूएस और क्यूबा की दोस्ती जब लगभग नामुमकिन लग रही थी, क्योंकि 5 दशकों से अमेरिका और क्यूबा के बीच काफी झगड़े हुए थे। पोप फ्रांसिस ने 2014 में अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के प्रधानमंत्री रॉल कास्ट्रो को चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे के कैदी को रिहा करने की और नई शुरुआत करने का आग्रह किया। आमने सामने मीटिंग्स भी करवाई और फाइनल एग्रीमेंट को आकार देने में मध्यस्थी की तरह काम किया। घोषणा के दिन दोनों नेताओं ने पोप का सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद किया और फिर उसी वेटिकन के कॉरिडोर से हिस्ट्री के एक नए चैप्टर की शुरुआत हुई। Holy Father, we are grateful for your invaluable support of our new beginning with the Cuban people, which holds out the promise of better relations between our countries, greater cooperation across our hemisphere, and a better life for the Cuban people. इतना ही नहीं, बल्कि कोल्ड वॉर के दौरान वेटिकन ने ऑस्ट्रोपॉलिटिक नाम की एक रिस्की स्ट्रेटेजी अपनाई। जब कम्युनिस्ट रिजिम्स से दरवाजे बंद हो रहे थे, तभी भी रोम ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से बातचीत बरकरार रखा। रोम का एक ही मिशन था, और वो था रिलीजियस फ्रीडम को बचाना। फिर 1978 में एंट्री होती है एक पोलिश पोप जिसका नाम था जॉन पॉल II। जॉन पॉल I की 28 सितंबर 1978 को मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद 16 अक्टूबर 1978 को जॉन पॉल II नए पोप बने। सदियों बाद वो पहले गैर इटालियन और पहले पोलिश पोप थे। उन्होंने 1979 में पोलैंड का दौरा करने का निश्चय किया। यह दौरा कोई सिंपल रिलीजियस इवेंट नहीं था, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर था। उन्होंने अपने सॉलिडेरिटी मूवमेंट में होप्स और फेथ के मैसेजेस के जरिए वहां के लोगों में बिजली दौड़ा दी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर कोल्ड वॉर के काल में यूरोप 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक साइड में डेमोक्रेटिक देश जैसे जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, और दूसरी साइड पर सोवियत संघ के नियंत्रण वाले समाजवादी या कम्युनिस्ट देश जैसे पोलैंड, हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। और इन देशों के बीच फेमस बर्लिन वॉल इसी का प्रतीक बन गई थी। 1979 में जॉन पॉल II ने पोलैंड का दौरा किया। उन्होंने कई शहरों में रैलियां निकाली। वार्सवा, क्राकोव, गदान समेत कई शहर इसमें शामिल थे। लाखों लोगों ने खुद को बहुसंख्यक के रूप में देखा और उनका डर टूट गया। डरो मत, ये वाक्य उनके रैलियों का पासवर्ड बन गया। उनकी रैलियों से समाज को नया आत्मविश्वास मिला। उन्होंने समाज में नवा आत्मविश्वास की चिंगारी डाल दी, और वही चिंगारी एक चलती फिरती आग बन गई। और फाइनली एक दशक के बाद उसी आग ने आयरन कर्टन को यानी बर्लिन वॉल को जला दिया। यह वो समय था जब दुनिया को वेटिकन का सबसे डेंजरस वर्जन देखने को मिला। दोस्तों, वेटिकन की डिप्लोमेसी एक अलग ही लेवल पर चलती है। पॉलिटिशियन सिर्फ इलेक्शन साइकिल तक सोचते हैं, वही दूसरी तरफ वेटिकन की सोच सेंचुरीज तक जाती है। इसीलिए वेटिकन एक पेशेंस वाली गेम खेलता है, एक ऐसी गेम जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज खेलने का कभी भी सोच भी नहीं सकती। उनके टाइज हर जगह है, इस्लामिक नेशंस, कम्युनिस्ट रेजिम्स, और इसका सीक्रेट क्या है? वो है मॉरल अथॉरिटी, जो पॉलिटिक्स से काफी बाहर। जब वेटिकन पीस या ह्यूमन राइट्स पे बोलता है, तो एथिस्ट गवर्नमेंट्स भी ध्यान से सुनती है, क्योंकि वो जानती है चर्च दुनिया भर के लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मॉडर्न इरा में भी वेटिकन ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया। जैसे 1986 में फिलीपींस के पीपल पावर रिवॉल्यूशन को वेटिकन ने बिना खून खराबे ही निपटा दिया। फिर 1980 में भी सेंट्रल अमेरिका के सिविल वॉर्स में एक अच्छे मीडिएटर का रोल प्ले किया। और आज भी कोलंबिया से म्यांमार तक पीस टेबल पर उनके लिए एक चेयर हमेशा फिक्स होती है।
ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये तो उनके एकेडमिक्स का जलवा है। यह सिर्फ थियोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक पूरी वॉर रूम जैसा है। चाहे सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ हो, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज या जियोपॉलिटिक्स, इन्होंने सब में महारत हासिल कर रखी है। एज अ रिजल्ट ऐसे डिप्लोमैट्स सिर्फ एक कंट्री के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सुनने लायक बन जाते हैं। वेटिकन के डिप्लोमैट्स को जो स्पेशल रिस्पेक्ट मिलता है, वो किसी शक्ति के बल पर नहीं मिलता, बल्कि उस मॉरल अथॉरिटी से मिलता है जो वेटिकन ने सेंचुरीज में बिल्ड की। दोस्तों, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा अफवाहों और साजिशों थ्योरीज को हवा देता है, और वो है पैसा। वेटिकन के पास एक बड़ा गुप्त और फाइनेंशियल एम्पायर है। बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं है, पर जब आप वेटिकन के बारे में सोचते हो तो दिमाग में आता है इनवैल्यूएबल आर्ट्स, पौराणिक चर्च और आध्यात्मिक खजाना। लेकिन असली सवाल यह है कि अरबों की यह संपत्ति आखिर है कहां? दोस्तों, वेटिकन की कुल संपत्ति को लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर्स के बीच माना जाता है, लेकिन यह तो सिर्फ एक सार्वजनिक आंकड़ा है। ऐतिहासिक रहस्यों को देखते हुए वास्तविक आंकड़ा उससे काफी ज्यादा हो सकता है। अब यह बात केवल पैसों की नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि इन पैसों का उपयोग वेटिकन किस दिशा में करता है। दोस्तों, वेटिकन के बैंक को आधिकारिक तौर पर इंस्टीट्यूट फॉर द वर्क्स ऑफ रिलीजन या IOR कहते हैं। ये बैंक दूसरे बैंकों से काफी अलग है। यह अपने खुद के बनाए हुए नियमों से नियंत्रित होता है, और इसकी गोपनीयता इतनी सख्त है कि कभी कभी स्विस बैंक भी हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंट लगती है। यही वजह से जिससे वेटिकन को दशकों तक लगभग शून्य निगरानी के साथ दुनिया भर से पैसा जमा करने की शक्ति मिल गई। कोल्ड वॉर के समय वेटिकन की यही फाइनेंशियल सीक्रेसी एक छुपा हथियार बन गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार IOR के जरिए पूर्वी यूरोप में विरोधी कम्युनिस्ट आंदोलनों के, विशेषकर पोलैंड में लाखों डॉलर भेजे गए, और उसमें सबसे स्मार्ट चाल क्या थी? वो थी पॉसिबल डिनायबिलिटी, यानी ऐसा इनकार जो विश्वसनीय लगे। अगर कोई पूछे तो बस इतना बोलना है कि ये तो दुनिया भर के चिंतित कैथोलिकों का दान है। लेकिन वेटिकन की वित्तीय शक्ति सिर्फ पैसा उधर उधर करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वर्ल्ड मार्केट में बड़े इन्वेस्टर भी है। बैंकिंग और रियल एस्टेट से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर जगह उनका पैसा लगा हुआ है। मतलब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई सर्विस इस्तेमाल करते हो, तो इनडायरेक्टली आप वेटिकन के खजाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और सोचने वाली बात तो यह है कि वो आखिर इस फाइनेंशियल पावर का उपयोग कैसे करते हैं। और ऑब्वियसली इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर के साथ विवाद भी काफी रहे हैं। सालों से वेटिकन बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम से संबंध, रहस्यमयी लेन देन, और इनमें सबसे फेमस मामला था गॉड्स बैंकर का। गॉड्स बैंकर रॉबर्ट काल्वी का, जो 1982 में लंदन में मिस्टीरियसली मृत पाया गया, और हाल के वर्षों में भी घोटाले थमे नहीं। वेटिलिक्स ने इंटरनल फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज किया, और एक कंट्रोवर्शियल लंदन रियल एस्टेट डील ने तो वेटिकन को हाई प्रोफाइल लिटिगेशन तक पहुंचा दिया। लेकिन वेटिकन ने इन घोटालों को समझदारी से सुधारों के हथियार में बदल दिया। अंतरराष्ट्रीय दबाव के तहत उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियम कड़क किए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को बनाया, और साथ ही इंडिपेंडेंट ऑडिट से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई। अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, पर आज IOR अपने पास से काफी अलग दिखता है, और दिन ब दिन एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनता जा रहा है। इसका कंक्लूजन इजी है, पैसा ही पावर है। वेटिकन ने अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग उतनी ही इफेक्टिवली करना सीख लिया है जितना कोई सरकार या प्राइवेट कंपनी। जब आप इस रिसोर्सेज को नैतिक आधार और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के साथ जोड़ते हो, तो एक अलग इंपैक्ट बनता है, एक ऐसा इंपैक्ट जो वर्ल्ड इवेंट्स को आकार दे सकता है, और वो भी उस तरह से जैसे सिर्फ मिलिट्री या फाइनेंशियल पावर कभी नहीं कर पाती। अब चलते हैं सबसे मिस्टीरियस हिस्से के ऊपर, जो है वेटिकन की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज।
हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वेटिकन सदियों से एक पावरफुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग नेटवर्क चलाता आ रहा है। लेकिन जेम्स बॉन्ड वाली इमेज यहां मत सोचना। रियलिटी में यहाँ के जासूस पुजारी, नन, बिशप्स और आम कैथोलिक लोग होते हैं और यही वेटिकन की असली ताकत है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है वेटिकन के इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म की, जहां से हर देश का डेटा, कहानियां और ह्यूमन सिग्नल्स सीधे वेटिकन तक पहुंचते हैं। यह नेटवर्क इक्लेसियास्टिकल एस्पियोनेज पर चलता है, मतलब चर्च की धार्मिक गतिविधियों के जरिए जानकारी जमा होती है। हर कैथोलिक चर्च, स्कूल, अस्पताल और चैरिटी एक पोटेंशियल इंफॉर्मेशन गैदरिंग पॉइंट बन जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह पारंपरिक जासूसी नहीं है, बल्कि ये पुजारी बस अपना काम करते हैं और जो देखते हैं, सुनते हैं, उसे आगे अपने वरिष्ठों के साथ शेयर कर देते हैं। वेटिकन का यह इंटेलिजेंस फ्लो 3 बड़ी स्ट्रीम्स में बटा होता है। पहला, डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स। नंसियोस राजनीति, मानवाधिकार और स्थानिक चर्चों की स्थिति की इंफॉर्मेशन हर वक्त ऊपर तक भेजते रहते हैं। दूसरा, पैस्टोरल नेटवर्क। बिशप, पुजारी, नन सीधे लोकल कम्युनिटीज के बीच होते हैं और वो सबसे पहले बदलावों को नोटिस करते हैं। उदाहरण के लिए, माइग्रेशन में अचानक बढ़ती, मिलिट्री की भर्ती, खाद्य की कमी या लोगों के मूड में तेज बदलाव। और तीसरा, मानवीय चैनल, जो ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। कौन लोग विस्थापित हो रहा है, कौन सी सड़कें अभी अच्छी है, कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। साथ मिलकर ये धाराएं एक माइक्रो और ग्लोबल पिक्चर बनाती है। यह सिग्नल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि एक सिचुएशनल अवेयरनेस है और यह बेहद फायदेमंद हो सकती है। इस नेटवर्क की असली शक्ति रिश्ते और भरोसे में है। वर्ल्ड वॉर II के समय वेटिकन न्यूट्रल रहा, पर उसका नेटवर्क गुप्त रूप से काफी कुशल था। कब्जे वाले इलाकों से पुजारी विस्तृत रिपोर्ट भेजते थे। नाजी अत्याचार, रेजिमेंट्स की गुप्त हलचलें और सैन्य गतिविधियां, अक्सर उन्हें मित्र राष्ट्रों के जासूस से भी पहले जानकारी मिल जाती थी। वेटिकन ने जूस को भाग निकलने में मदद की, रेजिस्टेंस ग्रुप को समर्थन दिया और मित्र राष्ट्रों तक रिपोर्ट्स पहुंचाई। यह सब आधिकारिक तौर पर न्यूट्रल रहते हुए किया। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जहां चर्च नेटवर्क ने अनगिनत यहूदियों को बचाया, वही कुछ बदनाम पुजारी रिटेलियंस में शामिल हुए, जो नाजियों को यूरोप से भागने में मदद करते थे। कोल्ड वॉर के दौरान वेटिकन का जासूसी नेटवर्क और भी शार्प हो गया। पूर्वी यूरोप में उसने कम्युनिस्ट शासन को कमजोर करने में बड़ा रोल निभाया। खासकर पोलैंड में सीआईए भी वेटिकन के साथ करीबी तौर पर काम करती थी। सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करना और एंटी कम्युनिस्ट आंदोलनों को समर्थन देना। लेकिन वेटिकन के पास एक अलग एज थी, एक ऐसी एज जिससे सीआईए भी ईर्ष्या करे। निष्ठावान आस्तिक लोग जो अपने धर्म के लिए जान तक जोखिम में डालने को तैयार थे, और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे कम्युनिस्ट सरकारें कभी बंद ही नहीं कर पाई। केजीबी हर फोन टैप कर रहा था, लेकिन कैथोलिक पुजारी चुपचाप प्रार्थना सभाओं में और अनुष्ठानों के जरिए जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। जरा सोचो, आप एक प्रार्थना सेवा को कैसे वायर टैप करोगे और ऐसे नेटवर्क में कैसे घुसोगे जो राजनीति नहीं बल्कि आस्था पर बना हो। इसके अलावा वेटिकन ने सेंचुरी ऑपरेशन भी विकसित किए। इस ऑपरेशन में चर्च के प्रांगण और संपत्तियों को गुप्त मिशनों के लिए सुरक्षित ठिकान बना दिया गया, और उसमें एक मास्टरमाइंड लॉजिक था। चर्चों को हमेशा पवित्र माना जाता है, और इसी कारण डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और रिलीजियस प्योरिटी की वजह से तानाशाही सरकारों भी इनके भीतर जबरदस्ती घुसने से कतराती थी। जो जगह आम लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना कक्ष थी, वही वेटिकन के लिए एक परफेक्ट सीक्रेट कवर बन गई थी। एक अदृश्य जगह जहां जासूस मिलते हैं, संदेश पास होते हैं और मिशन डिजाइन होते हैं। आधुनिक वेटिकन में इंटेलिजेंस ज्यादा सूक्ष्म है, पर कमजोर नहीं। उनका फोकस
सोशल इंटेलिजेंस पर है, मतलब कल्चरल ट्रेंड्स, पॉलिटिकल मूव्स और सोशल चेंजेस। इसको सबसे पहले पकड़ना। इसकी मदद से वो कॉन्फ्लिक्ट्स का अंदाजा लगाते हैं, शांति वार्ता के मौके खोजते हैं और चर्च को सही जगह पोजीशन करते हैं। उनका एक हथियार ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी है, जिसकी मदद से वो सार्वजनिक जानकारी से वो डॉट्स जोड़ लेते हैं जो औरों को कभी दिखते ही नहीं। सबसे खास है उनकी भर्ती और प्रशिक्षण, जो वफादारों का एक ग्लोबल नेटवर्क बनाता है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करना अपना धार्मिक दायित्व समझते हैं। यहां तक कि सेमिनरी एजुकेशन में भी ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और रिपोर्टिंग शामिल होती है। ठीक वैसे कि दिखने वाले को लगे बस रूटीन ट्रेनिंग है। वेटिकन की एक और शक्ति उसके आर्काइव्स में भी छुपी है। अपोस्टोलिक लाइब्रेरीज और सीक्रेट आर्काइव्स, यहां सदियों के लेटर्स और रिकॉर्ड्स रखे हैं। यह जासूसी का खजाना नहीं, बल्कि इतिहासकारों के लिए एक सोने की खान है, एक तरह का पॉलिसी के लिए मेमोरी पैलेस, जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रीटीज और ह्यूमन बिहेवियर के पैटर्न को देखकर आज के फैसलों के लिए मार्गदर्शन करता है। वेटिकन को लेकर कई साजिशी थ्योरीज भी है। कहा जाता है कि उसके 85 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड आर्काइव्स में कुछ बड़े रहस्य छुपे हैं, जैसे प्राचीन एलियंस की मुलाकात से लेकर परमाणु हथियारों तक के दावे। और इसमें सबसे एक्साइटिंग कहानी है क्रोनोवाइजर की, एक ऐसी मशीन जो गुजरते हुए वक्त को दिखाती है। कहते हैं इसे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने जाने तक का सफर रिकॉर्ड किया है। रिपोर्ट के अनुसार मशीन को अलग कर दिया गया है, मगर अफवाह है कि आज भी यह मशीन गुप्त निगरानी के लिए इस्तेमाल होती है। चाहे यह स्पेकुलेशन ही क्यों ना हो, पर यह हिडन नॉलेज का विचार वेटिकन के रहस्य को और गहरा कर देता है। भले ही वेटिकन फिल्मी स्टाइल में एजेंट ना भेजे, पर एक कॉल से उनका काम हो जाता है। बिशप फोन उठाता है, सिस्टर को संदेश देता है और डॉक्टर एक्शन लेता है। बस एक घंटे में रिजल्ट मिल जाता है। वही दूसरी एजेंसियों को हफ्ते लग जाते हैं और कई बार यह स्पीड जिंदगी बचाता है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन, एक छोटा सा राष्ट्र जिसका प्रभाव मानो अनलिमिटेड हो। यह साफ है कि वेटिकन ने अपने आप को मध्ययुगीन राजनीति से एक अनोखी आधुनिक शक्ति में बदला है। एक छोटा सा देश जो 3 रिफाइंड सिस्टम के जरिए दुनिया पर असर डालता है। वेटिकन के मुख्यतः 3 घटक हैं जो उसे यूनिक बनाते हैं। पहला, उसकी डिप्लोमेटिक मास्टरी, 183 देशों में संबंध और साथ ही एक वर्ल्ड नेटवर्क जिसे कोई भी सरकार ईर्ष्या करे। इसी के बदौलत आज वेटिकन एक पावर ब्रोकर बन गया है, ऐसी शक्ति जो निगोशिएशन को आकार देती है और पॉलिसीज को प्रभावित करती है। दूसरा, एक ह्यूज फाइनेंशियल एम्पायर, एक ऐसा सिस्टम जो वर्ल्ड मिशनों को फंड करता है। पैसों में ही पावर है और वेटिकन इसे वॉल स्ट्रीट फर्म की तरह इस्तेमाल करता है। और तीसरा, उसका अनब्रेकेबल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जिसमें पुजारी, सिस्टर और नन शामिल है, जो गांव, जिलों और बॉर्डर पोस्ट तक फैले हैं। यही नेटवर्क देता है वो रियर इनसाइट्स जो वेटिकन को वर्ल्ड इवेंट से कई कदम आगे रखती है। जब आप 3 टुकड़ों को जोड़ते हो तो वेटिकन का इफेक्ट धर्म से काफी आगे निकल जाता है। ऐसा नहीं कि वेटिकन परफेक्ट है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स अभी भी जारी है और डिप्लोमेसी कभी कभी फेल भी हो जाती है। पर यह समझना जरूरी है कि वेटिकन असल में अपने आप को इतना पावरफुल कैसे रखता है। दोस्तों, अगर आपने समझा कि सॉफ्ट पावर असल में काम कैसे करती है, तो लाइक बटन जरूर दबा दो। आखिर एल्गोरिदम को भी तो समझ आए कि आपको सच में बड़े आइडियाज पसंद है। कमेंट्स में बताइए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहोगे। अगर आपको इतिहास और जियोपॉलिटिक्स पर स्मार्ट स्टोरी टेलिंग पसंद है,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, इन्फॉर्म रहिए और इंसानियत के साथ खड़े रहिए। बाय।